Welcome dear students. Now we are discussing question number 12, that is conservation of linear momentum. ठीक है, it is of unit third question of +1 class physics subject. So state and prove law of conservation of linear momentum from second law of motion. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम इसे प्रूव भी करेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if no external force acts on the system, that is system isolated है. आइसोलेटेड सिस्टम उसे कहा जाएगा बच्चों जिस पर कोई भी बाहर से फोर्स एक्ट नहीं करती है. देन टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. तो सिस्टम का जो टोटल लिनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या कहता है, बहुत सिंपल है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, ऑन द सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम पहली बात तो आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे. क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम को? आइसोलेटेड सिस्टम. मीन्स हमारे पास कोई एक बॉडी है और इसके ऊपर कोई भी बाहर से जो फोर्स है वो एक्ट नहीं कर रही है. दैट मीन्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर कितनी है, 0 है. ठीक है, देन उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है. लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स कंजर्व्ड, मीन्स वो चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो डेफिनेशन आपको मैंने शुरू में बता दी है. अब इसका प्रूफ कर लेते हैं. तो प्रूफ बहुत इजी है. देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है F = dp/dt होता है. ठीक है, F = dp/dt होता है और साइड एक्सचेंज करके अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा dp/dt = F हो गया. ठीक है, यहाँ पर जो ये F है ये एक्सटर्नल फोर्स होती है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का कंडीशन है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ F एक्सटर्नल = 0, इसका मीनिंग क्या हुआ कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. इसका मतलब F एक्सटर्नल आपका 0 हो गया. तो dp/dt क्या हो जाएगा, dp/dt आपका 0 हो जाएगा. अब डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ है कि dp/dt क्या होता है. dp/dt का मतलब होता है चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, मीन्स p का चेंज विद चेंज इन टाइम, बट चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है. इसका मतलब p चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, इसका चेंज कितना है, 0. ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी 100 रुपीज़ है. मॉर्निंग में मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, 100. ठीक है, और इवनिंग में भी मेरे पास कितने रुपीज़ हैं, 100. पूरे दिन में कितना चेंज हुआ, 100 - 100 = 0 रुपीज़. ठीक है, दैट मीन्स कि नो चेंज इन रुपीज़. चेंज इन रुपीज़ = 0 मीन्स अगर चेंज इन रुपीज़ 0 है उसका मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया. कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब मेरे जो 100 रुपीज़ हैं वो क्या है, कांस्टेंट हैं. ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में नहीं ये सारा कहानी लिख देना है आपने. तो ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको कि dp/dt = 0 का मतलब है चेंज इन p विद चेंज इन टाइम. टाइम तो व्यतीत होता जा रहा है, मॉर्निंग से इवनिंग हो गई, अभी सुबह से शाम हो गई, दिन से रात हो गई, लेकिन p आपका चेंज नहीं हुआ. p चेंज नहीं हुआ तो उसका मतलब आपका p क्या है, कांस्टेंट है. आपका p क्या है, कांस्टेंट है. दैट मीन्स और p क्या होता है यहाँ पर, p आपका यहाँ पर होता है लीनियर मोमेंटम. p क्या होता है बच्चों, लीनियर मोमेंटम. सो लीनियर मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो गया जब एक्सटर्नल फोर्स 0 रहती है. ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें बहुत सारी बॉडीज़ हैं. ठीक है, इस तरह से, और उन सब बॉडीज़ का अपना अपना मोमेंटम है, p1 p2 p3
P4 और ये सारे मिलके एक सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, टोटल मोमेंटम हो जाता है आपका मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ थर्ड बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ फोर्थ बॉडी एंड सो ऑन मोमेंटम ऑफ nth बॉडीज। टोटल हमारे पास n बॉडीज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सेम ऐसे ही आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप dp अपॉन dt जो लिख रहे हैं उसको आप लिख देंगे d बाई dt ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन प्लस Pn। सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप इसे वेक्टर में भी ले सकते हो और दिस इज इक्वल टू टोटल अप्लाइड फोर्स एफ एक्सटर्नल। ठीक है, तो आगे इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर किया है, सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pn वेक्टर। साइड एक्सचेंज करके ये बन जाएगा एंड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन वेक्टर एफ आपकी 0 हो जाएगी। देयरफॉर अगेन इस साइड 0 कर देंगे आप लोग। तो ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, चेंज इन टोटल मोमेंटम इक्वल टू 0 है तो आपका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ यहाँ पर साथ में क्वेश्चन के। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन आपका, यहाँ से शुरू हो रहा है। वीडियो पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसे रिप्ले करके अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर हो जाता है, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक क्वेश्चन आता है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको बच्चों यहाँ पर कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि जब कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, जैसे लेटर से दैट ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, फिर यहाँ पर ये आपस में कोलाइड करती हैं और कॉलिजन के बाद फिर से अलग हो जाती हैं। कॉलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी कहीं भी हो सकती है, ये इन दोनों के बीच में कॉलिजन हो गया। ठीक है, कॉलिजन के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे। तो कॉलिजन से पहले इनका मोमेंटम कितना था, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और कॉलिजन के बाद इनका मोमेंटम कितना था, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये भी आपस में बराबर होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये भी आपके एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक डेफिनेशन है जो न्यूटन थर्ड लॉ से प्रूव होती है। तो अभी मैं उसे नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ आपको डेफिनेशन करवा रहा हूँ कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, तो इसी के बेस पर हमारे पास एक एप्लीकेशन भी आते हैं यहाँ पर कि रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी क्या होती है और उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होती है, it is the velocity with which gun moves backward after firing bullet from it। ठीक है, ये हमारे पास कोई गन है, यहाँ पर देखिए, let us say that this is a gun। ठीक है, ये गन है कोई हमारे पास और गन में से जैसे हम बुलेट फायर करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो गन है आपकी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो फायरिंग के बाद गन हमेशा बैकवर्ड आती है। ठीक है, तो क्यों बैकवर्ड आती है, और कैसे आती है वो हम अभी स्टडी करेंगे। लेकिन जिस वेलोसिटी के साथ गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है उसे हम लोग गन की रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, गन की रिकॉइल वेलोसिटी। सो क्या होती है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इट इज द वेलोसिटी विद विच गन मूव्स बैक आफ्टर फायरिंग द बुलेट। ठीक है, तो हम इसे प्रूव करते हैं कि ये कितनी होती है और कैसे ये होती है। तो लेट अस से दैट ये हमारे पास गन है और गन का जो मास है वो m है और बुलेट का मास स्मॉल m है। ठीक है, और जो गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब कुछ, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ गन
ठीक है, एंड स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, so and v is equal to velocity of bullet after firing, velocity of bullet after firing, and capital B velocity of gun after firing, जिसे आप recoil velocity भी कहेंगे। जब भी हम रिकॉइल वर्ड यूज करेंगे वेलोसिटी के साथ वो हमेशा गन का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि मैंने वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो आफ्टर फायरिंग लिखी है, ठीक है। बिफोर फायरिंग जो है दोनों का वेलोसिटी 0 होता है। सीधी सी बात है, आपने बुलेट और गन ली हुई है और बुलेट आपकी जो है वो गन के अंदर है, तो फायर करने से पहले दोनों आपके रेस्ट में रहेंगे। जैसे आप फायर करेंगे तो बुलेट आगे चली जाएगी कुछ वेलोसिटी v के साथ, और आपकी जो गन है वो कैपिटल वेलोसिटी v के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। हम देखेंगे ये बैकवर्ड में क्यों आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गन और बुलेट एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर होते हैं, ठीक है। गन और बुलेट क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। बुलेट को फायर करने के लिए बाहर से फोर्स नहीं लगाई जाती, बुलेट को फायर करने के लिए गन फोर्स लगाती है, और गन के अंदर ही बुलेट रखी गई है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगती है। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो फायर करने से पहले और फायर करने के बाद का जो मोमेंटम है वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum. So momentum before firing, momentum before firing should be is equal to momentum after firing. वेरी सिंपल। तो बिफोर फायरिंग तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फायरिंग से पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है, तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो वेलोसिटी 0 होती है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 0 हो गई तो मोमेंटम आपका 0 हो गया। अब आफ्टर फायरिंग देखो, गन का जो मास है वो कैपिटल M है, उसकी वेलोसिटी v है, तो mv हो गया, प्लस आपकी जो बुलेट है, बुलेट का मास स्मॉल m है, उसकी वेलोसिटी स्मॉल v है, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, डायरेक्शंस भी हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 0 इज इक्वल टू एम वी वेक्टर प्लस एम वी वेक्टर। एम वी वेक्टर गन का मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, और स्मॉल m इंटू स्मॉल वी बुलेट का मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैपिटल V का वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। कैपिटल V आपका हो जाएगा माइनस एम वी वेक्टर अपॉन कैपिटल M। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। कैपिटल V मीन्स गन की रिकॉइल वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू माइनस एम वी वेक्टर अपॉन M, ठीक है। यहाँ से दो बातें पता चल रही हैं। पहली बात ये कि जो गन की रिकॉइल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन बुलेट की वेलोसिटी से ऑपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, मीन्स ये दोनों नेगेटिव वेक्टर्स बन जाते हैं। तो कैपिटल V गन की वेलोसिटी है और स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी है, तो यही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगी। तो पहली बात कि फायर करने के बाद गन हमेशा बुलेट के ऑपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, पीछे आएगी, जिसे हम रिकॉइल ऑफ अ गन कहेंगे। दूसरी बात एक चीज और आ जाती है यहाँ पर कि जो आपका रिकॉइल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M है। इनवर्सली आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M आ रहा है। इसका मतलब कैपिटल M क्या है आपका, कैपिटल M जो है आपका वो मास ऑफ गन है। कैपिटल M क्या है आपका, मास ऑफ गन है। तो गन का मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग गन का मास जितना ज्यादा होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम गन को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसे लूजली अगर हम हाथ में पकड़ के रखें तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से रिकॉइल होती है, और जिसके कारण हमारे हाथ या बाजू हर्ट हो सकते हैं।
लेकिन इस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी गन को शोल्डर के नीचे टाइटली हेल्ड कर लेते हैं। जब हम अपनी गन को शोल्डर के नीचे टाइटली हेल्ड कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैन है और ये इसका शोल्डर है और यहाँ पर उसने गन को लिया और अपने शोल्डर के नीचे दबा के रख लिया टाइट करके, ठीक है। तो क्या होगा कि गन का मास और हमारी बॉडी का जो मास है, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एंड गन एक वन सिंगल बॉडी बन जाती है, क्योंकि हमने उसे बहुत टाइटली हेल्ड करके रखा है, हमने उसे छोड़ना नहीं है। तो जब हम उसे छोड़ेंगे नहीं और टाइटली हेल्ड रखेंगे तो हमारा मास भी गन के मास में मिल जाता है। दैट मीन्स कि गन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब गन का मास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का मास भी उसके साथ मिल चुका है, हमने एक सिस्टम बना दिया है अपनी बॉडी और गन का, तो गन का मास ज़्यादा होने से रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी, तो हम कम हर्ट होंगे, हमें कोई इंजरी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी गन से फायर करना हो तो गन को अपने शोल्डर के नीचे टाइटली पकड़ के रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रीज़न भी है, यहाँ पर लिखा गया है। तो ये मैंने नोट्स दे दिया आपको, पूरा इसका जो कुछ मैंने समझाया वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। और सेकंड पेज मैं अभी देता हूँ आपको, दिस वन, hence mass of gun increases and recoil velocity decreases, that is shooter will not be hurt, शूट करने वाला जो है वो हर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आप साथ में नोट्स भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और लिख भी सकते हैं और इनको पढ़ भी सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर दिस क्वेश्चन।